उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। दोस्तों, ये सच है कि जिंदगी की बज़्म में शायद ही कोई ऐसा दिल होगा जिसे तन्हाइयां अजीज हों। जिंदगी के गुलशन में शायद ही कोई ऐसी बहार होगी जिसे खिजा अजीज हो। जिंदगी की महफिल में शायद ही कोई ऐसी मोहब्बत होगी जिसे रुसवाइयां अजीज हो। और दोस्तों, ये भी सच है कि जिंदगी में कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं जिसके लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रंग में कोई ना कोई मौजूद ना हो। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा अजीब इंसान होगा जो तन्हा जिंदा हो या तन्हा मरा हो। फिर भी हैरानी उस वक्त होती है जब साथ साथ जिंदगी के मेले सजाने के बाद, जिंदगी में जीने मरने की कस्में खाने के बाद, ख्वाबों का एक घर बसाने के बाद कुछ लोग जुदा होने का फैसला करते हैं, अलहदा रहने की बात सोचते हैं, तन्हाइयों को गले लगाना चाहते हैं, जुदा होना, अकेले होना, अलग होना चाहते हैं, यानी तलाक लेना चाहते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो अजनबी बन जाएं हम दोनों। दोस्तों, आज हमारे बीच कुछ ऐसी जिंदगियां मौजूद हैं जो जरा जरा सी जुदा हैं, कुछ कुछ सी अकेली हैं, थोड़ी थोड़ी सी तन्हा हैं। आइए सबसे पहले मुलाकात करें उषा साहिबा से। उषा जी, कितने बरस पहले आपकी शादी हुई थी? 11 साल हो गए, 1989 में। 1989 में? हाँ जी। कितने बरस की थी तब आप? 22 इयर्स शायद। लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। आपने लड़का देखा था? देखा था। आपको ठीक लगा था? ठीक लगा, ऐसी कोई वो नहीं थी, लेकिन घर वालों के सामने कुछ कहा नहीं। पसंद नहीं घर था? में सिर्फ फादर को पसंद था और किसी को पसंद नहीं था। क्यों और किसी को पसंद नहीं था? एक तो एज डिफरेंस था। कितना? 9-10 साल था। दूसरा, देखने में थोड़ा ऐसे था, थोड़ी हेल्थ भी ज़्यादा थी हमारे फादर के। क्या हुआ फिर शादी के बाद? शादी के बाद 5-6 महीने तक तो सब ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ 5-6 महीने के बाद? थोड़ा उन्हें लालच था लेने का, दहेज के लिए कहते थे? दहेज के लिए। शादी से इवन एक दिन पहले भी यही सब किया उन्होंने, सगाई वाले दिन। फादर को भी था, देते थे बहुत शौक से। उनको लगता था एक ही बेटी है, शायद क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। और उन्हें बहुत प्यार था, वो कहते थे जो दे सकता हूँ ठीक है, खुश रहनी चाहिए। उसके बाद 90 में बेटा हुआ। उसके बाद से माहौल थोड़ा ऐसे ही हो गया। आपके लड़के के बाद वो खुश नहीं हुए अपने दादा दादी पोते को देखकर? वैसे खुश थे, लेकिन उनको वही था कि मुझे ये दे दिया जाए, गाड़ी दे दें तुम्हारे घर वाले, मोटरसाइकिल दे दें देवर के लिए, यही उनकी मांग रहती थी। और कंजूस किस्म के लोग थे? कंजूस। आपके पति भी? उनको तो कोई मतलब ही नहीं था। उनकी तो जो मदर कह रहे हैं वो ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी बात से। जो भी बात कहो कहते हैं मम्मी से पूछ ले, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और वैसे कुछ कह दो तो कहते हैं मैं तो नौकरानी लाया था। मारपीट कभी नहीं हुई? आपको कभी टॉर्चर नहीं किया गया, कभी सताया नहीं गया? टॉर्चर वैसे नहीं किया गया, वैसे खाना वाना नहीं दिया जाता था, जैसे 10-10 दिन, वो वैसा हो था टॉर्चर। 10-10 दिन? हाँ जी। आप 10 दिन उसके भूखी बिटिया के रही? होने से पहले आप 10 दिन भूखी रही? हाँ जी। कुछ भी खा लिया या बिल्कुल भूखी रही? बिल्कुल भूखी। बाहर तो मैं जाती नहीं थी, बाहर तो हस्बैंड कभी लेके नहीं गए आज तक, और अकेली कभी जाती नहीं थी। आपके तलाक की जो अर्जी है वो किसने डाली? अर्जी उन्होंने ही डाली थी, हस्बैंड ने डाली थी मेरे यहाँ आने के 3 साल बाद, 3 साल होने से पहले पहले। और कोर्ट में केस चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने डावरी का केस किया था, वुमेन सेल में गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, और वहाँ इंस्पेक्टर साहब सब उनसे मिल गए और पैसा वैसा खा के उन्होंने सब छुट्टी कर दी। वहाँ बच्चे दोनों आपके पास? बच्चे दोनों मेरे पास। तलाक होने के क्या असरात हैं? क्या जल्दी तलाक मिल जाएगा आपको? तलाक ऐसा है जी, मैंने तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 1 साइडेड डाइवोर्स ले रखा है और दोबारा शादी कर ली है। 1 साइडेड डाइवोर्स ले लिया है? हाँ जी। कैसे?
वो कहते हैं एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गया, कि पार्टी आती नहीं थी कोर्ट में, एक्स पार्टी हो गया और मैंने शादी कर ली है। दोबारा शादी करेंगी? नहीं, शादी नहीं करूँ। कभी नहीं करेंगी? शादी एक बार करके देख लिया, विश्वास नहीं रहा, और शादी करने के बाद बच्चों की लाइफ खराब करने वाली बात है। दोस्तों, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बहरहाल कुछ भी मजबूरी हो, कुछ भी हकीकत हो, कुछ भी फसाना हो, मगर ये एक बहुत ही तकलीफ देह एहसास है कि ज़िंदगी के एक मोड़ पर कोई हमसफ़र साथ छोड़ दे, धोखा दे दे, अलग हो जाए, दूर चला जाए। दोस्तों, हमारे बीच लीगल एडवाइज़र के.डी. शर्मा साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और कानूनी दाव पेंच पर कुछ बातचीत करें। शर्मा जी, ये कितने तरह से हम डिवोर्स ले सकते हैं? लीगल सेपरेशन होता है, आप दोनों पति पत्नी मिलकर के ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अब एक साथ नहीं रहेंगे, हम अलग अलग रहेंगे, तो उसमें कोर्ट भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप म्यूचुअली कह सकते हैं हम अलग रहते हैं। कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो कोर्ट का तो प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसमें तमाम कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत आपको डाइवोर्स मिल सकता है, जैसे इनकम्पैटिबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, या सेक्सुअल इनएडुकेसी है, लैक ऑफ सपोर्ट है। इस प्रकार की जो सिचुएशंस हैं वो कोई सा भी एक ग्राउंड या कई ग्राउंड मिला करके डाइवोर्स के लिए पिटीशन डाली जा सकती है। ये जो मोहतरमा हमारे बीच बैठी है, इन्होंने कहा कि वन साइडेड डिवोर्स हो गया, इन्हें पता ही नहीं चला, तो क्या ये मुमकिन है? वन साइडेड डाइवोर्स तो टेक्निकली तो वही है कि जिसमें कि या तो एक्स पार्टी वो होता है, या जिसको कहते हैं कि आपने कंसेंट दे दी कि आई एम नॉट गोइंग टू कंटेंड, नोलो कंटेंडरों का जो कॉन्सेप्ट है कि आई एम नॉट गोइंग टू कंटेस्ट, आप कुछ भी इसमें जजमेंट दे दीजिए। अब ये बताती हैं कि मैं एक दो बार वहाँ सम्मन आए गई भी, तो वो दूसरी पार्टी नहीं आई, मेरे पति नहीं आए जो शौहर हैं इनके, उसके बाद इन्हें सम्मन ही नहीं आया और पता चला कि वो तो उनका तो डिवोर्स इनके अगेंस्ट वो हो गया, डिवोर्स हो गया और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। तो ये भी मुमकिन है? ये तो कभी कभी जो है होना तो नहीं चाहिए, टेक्निकली अगर आप इसको देखें तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता है क्योंकि कोर्ट के प्रोसीजर ऐसे हैं, कोर्ट के जो स्टाफ हैं वो भी कोई, आप उनको ये नहीं कह सकते दे आर मेड ऑफ गोल्ड। वो लोग तमाम किस्म की हरकतें करते हैं जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की धांधलेबाजी जो है वो कोर्ट्स में हो सकती है? मुमकिन है। शर्मा जी, आखिर ये 498 जो सेक्शन है ये क्या बला है? इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आप की कोई भी कंडीशन फुलफिल करती हैं तो उसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं आस्किंग फॉर ए डाइवोर्स। नहीं, इससे डर लगता है ना, ये एक तरफा क्यों है? औरतों के लिए ही लगता है ये बना हुआ। नहीं, एक तरफा तो नहीं है, एक तरफा एक ज़माने में था, अब तो आजकल जो संशोधन हुए हैं और जिस प्रकार केसेस को हैंडल करते हैं अब वो एक तरफा नहीं है। हालांकि ये ज़रूरी है, ये ज़रूर है, जिस प्रकार अच्छे और बुरे नीयत वाले पुरुष हैं उसी प्रकार अच्छे और बुरे नीयत वाले महिलाएं भी हैं। तमाम केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें केवल बदले के भावना से या एक्सप्लॉयटेशन या ऑलमोस्ट ब्लैकमेल की धारणा से वो रिपोर्ट करती हैं उस सेक्शन के अंतर्गत। तो कभी कभी पुलिस ऑफिसर है या जो भी अधिकारी हैं वो बाध्य हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट को सही मानकर। ये उसमें धारणा ये है कि जो द कंप्लेनेंट इज ऑलवेज राइट। आपको नहीं लगता कि 498 में कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए? हाँ, परिवर्तन 498 का जहाँ तक प्रश्न है उसमें हम समझते हैं कि जो आदमी कंप्लेंट या औरत कंप्लेंट करने आ रही है, कंप्लेंट तो लिखना आवश्यक है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को या जो भी अधिकारी है उनको कोई एक्शन लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन पूरा करना चाहिए जिससे कि दूसरी पार्टी के प्रति अन्याय ना हो। और उसमें अगर पुलिस अधिकारी को हम ये भी एक अधिकार दे सकते हैं या जो भी अधिकारी कंसर्न अधिकारी उनको ये अधिकार दे सकते हैं कि जहाँ तक हो वो दोनों पार्टीज़ को बुला करके अगर कहीं कोई सुलह हो सकती है तो उसको कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आइए अब एक और तन्हा ज़िंदगी से मिले जिनके मुताबिक उनकी शरीके हयात ने, उनकी बेगम ने, उनकी हमसफ़र ने उनकी ज़िंदगी ही दरहम बरहम कर दी, बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। आइए मुलाकात करें विश्वजीत साहब से। राय साहब, कितने बरस पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी 4 साल पहले शादी हुई है। 4 साल पहले? हाँ जी।
अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। क्या ऐसी बात लगी आपको लड़की में कि आपने सोचा चलिए शादी कर लें? लड़की में ऐसा है कि उसके जो फादर थे वो उनको मैं बचपन से देख रहा था। मैंने कहा पिताजी अगर ठीक है तो लड़की को भी ठीक से अगर कोई कुछ करती है इन फ्यूचर तो हैंडल करेंगे उसको। अमूमन ऐसा माना जाता है कि लड़की को पहचानना हो तो उसकी माँ को देखिए, आपने लड़की को पहचानने के लिए पिताजी को देख लिया। बिल्कुल उल्टा हो गया। फिर क्या हुआ? हुआ क्या, वही होना था, डाइवोर्स तक पहुंच गया कि बच्चा ना हो गई लड़की तो शादी कर दो, उसके बाद डाइवोर्स, वही है। आप ये कहना चाहते हैं कि शादी के बाद आपको ये पता चला कि आपकी बेगम जो है वो बदचलन है? यस। कितने दिन के बाद आपको शक हुआ? शादी से पहले मैंने पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड वगैरह, डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। उसके शादी के कुछ टाइम के बाद बताया उसने कि मेरा फलाना था, मेरा ये था, मेरा वो था, मुझ पे इतने मरते थे, मुझ पे ये था, फलाना था। तो मैं डिप्रेस हो गया, अपसेट हो गया। तो उसने मुझे लेटर भी लिखे थे जो मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए कि सॉरी एक्सक्यूज़ मी करके उसने लेटर लिखे हैं। माय डियर हस्बैंड, आई लव यू वेरी मच, फलाना फलाना, योर मदर इज़ वेरी गुड, ऐसे उसमें वेरी काइंड लेडी। तो वो मेरे पास, मैंने कहा ये क्या है, ये मुझे थोड़ा फेथ ख़त्म हो गया उसके ऊपर। तो इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथ पे वो गरम चाकू करके वो नाम लिखती थी मेरा VR करके। मैंने कहा ये सब क्या है। उसके बाद आपने कोई ऐसी चीज देखी, कोई ऐसी बात आपको पता चली जहां से आपको पता चला हो कि लड़की बदचलन है? उसने परेशान से परेशान किया। पहले उसने भूत का एपिसोड चलाया, उसको भूत लगता था हमारे घर में, अपने घर जाके ठीक हो जाती थी वो। तो अपने घर में जाने का उसके लिए उसको बहाना चाहिए होता था कोई ना कोई। घर में क्यों जाना चाहती थी आपके? उसके अफेयर्स थे लड़कों के साथ, और क्या। राय साहब, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने कुछ कमी की हो, कुछ कमी छोड़ी हो या कुछ ज्यादती की हो? मैंने अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई, यहाँ तक कि अगर अपनी मदर की दवाई भूल जाऊँगा लेकिन उसकी नहीं भूलूँगा, वो लेके आता। शायद वो मैंने बहुत एक्सेस कर दिया, उसका नतीजा है आज ये। अगर वो अच्छी होती तो कॉम्प्रोमाइज़ का कोई भी एफर्ट करती, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, ना मेरे ऑफिस में ना मेरे घर में। उसने सीधा मुझे पुलिस स्टेशन में घुलवाया, वुमेन सेल में मेरी हरासमेंट करवाई, मेंटली टॉर्चर हुआ वहाँ पे, फिर मेरे कोर्ट में केस डाले और मुझे जेल होके आनी पड़ी। अब एक अच्छी लड़की क्या ये कर सकती है? आप अपनी बेगम से प्यार करते थे? करते थे, करता हूँ, करता रहूँगा। वो गलत है, मैं उसके साथ कभी रहना नहीं चाहूँगा, वो बात अलग है। मैं चाहता हूँ कि उसको सज़ा मिले जो उसने किया है। प्यार तो दिल की चीज़ है, इसको तो निकाल के नहीं फेंक सकता। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो भी खुदा हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हद से ज्यादा चाहत, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी मोहब्बतें और पागलपन की हद तक एतबार बेवफाई की, धोखे की, जफा की राहें खोल देता है। दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर राजेश नागपाल। ये एक साइकेट्रिस्ट हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। डॉक्टर साहब, आपने ये किस्से सुने, ऐसा क्या हो गया है हमारी समाज में कि आजकल तलाक की जो तादाद है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही, बहुत इजाफा हो रहा है इसमें? मेरी समझ में शादी के बारे में एक बहुत ही मिथ है, गलत ख्यालात हैं। मिसाल के तौर पर ये माना जाता है समाज के अंदर कि मानसिक बीमारियों का इलाज ही शादी कर दो जी। ये माना जाता है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा, जिम्मेदार नहीं है तो उसकी शादी कर दो, अगर लड़की आवारा है तो उसकी शादी कर दो। करीबन हर मर्ज का इलाज शादी है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से शादी की जाती है तो ऑब्वियसली डिवोर्स तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डिवोर्स नहीं तो दुख तो होगा ही होगा। तो बेसिक बुनियाद शादी की जो रची जाती है वहां पर समस्या आती है मेरे विचार से। क्या होनी चाहिए शादी की बुनियाद? मेरे विचार से सबसे पहले तो उम्र, चाहे कानूनी तौर पर उम्र बताई हुई है बट आम तौर पर इसको फ्लाउट किया जाता है। दूसरी बात यह है कि लड़का लड़की को काफ़ी समय देना चाहिए, उनको सोचने का, समझने का, और परिवार को उनको पूरी खुली छूट देनी चाहिए बातचीत करने की, वार्तालाप करने की। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट परिवार का बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद देता है। आम तौर पर जो यंग लड़के शादी करते हैं और यंग गर्ल शादी करते हैं, इनको किसी किस्म का कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट नहीं मिल पाता। हर आदमी भड़काने को तैयार है, गलत ख्यालात देने को तैयार है। तो समाज की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस रिलेशन को कल्टिवेट करें, हेल्प करें।
मान लीजिए एक जोड़ा आपके पास आता है जो तलाक लेना चाहता है, किस तरह की मदद आप उनको देते हैं? सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि हम शादी को कामयाब बनाएं, जिसे हम मैरिटल थेरेपी कहते हैं, जिसे हम दोनों से पहले अलग अलग और फिर दोनों को मिलाकर और कभी बच्चे के साथ भी, इसे हम फैमिली थेरेपी कहते हैं, सेशंस लेते हैं। इस बीच में इनकी मनोवैज्ञानिक हालत को एवेल्युएट करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उनके साथ काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं। अच्छा। साथ में गोलियों का भी सेवन किया जाता है। उसका एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद या तो उस कपल डिसाइड करता है कि हमें डिवोर्स करना है या साथ रहना है, और अगर डिवोर्स होता है तो हम फिर डिवोर्स थेरेपी शुरू कर देते हैं किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा एज ए साइकियाट्रिस्ट? मेरी समझ में यही है कि हमें हर पल पर सावधानी व्यक्त करनी चाहिए। इस रिश्ते को हमें इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसे जैसे एक छोटा पेड़ है, छोटा सा पौधा है, उसे हम कल्टीवेट करते हैं, वैसे मैरिज को भी हमें हर पल कल्टीवेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम जानते हैं आप हमें उम्मीद की नज़र से, आशा की नज़र से, विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई होती रही तो यकीनन हम अपनी मूवमेंट में, अपने आंदोलन में, अपनी मुहिम में कामयाब होंगे। अब अगर आप दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव के कांटे निकाल दो। दोस्तों, हमारे बीच एक और उदास, गमज़दा और अकेली जिंदगी मौजूद है, तन्हाइयाँ जिसका इंतखाब नहीं, मजबूरी है। आइए मुलाकात करें नजमा साहिबा से और उनके गुजरे हुए कल के कांटे निकालने की कोशिश करें। नजमा साहिबा, कितना अरसा पहले आपका निकाह हुआ था? मेरा निकाह सन 1991 में हुआ था। घर वालों की पसंद से आपने निकाह किया था या अपनी पसंद से? घर वालों की पसंद से। तो फिर क्या हुआ निकाह के बाद? निकाह के कुछ अर्सा बाद तक तो काफ़ी कुछ अच्छा था। टाइम जैसे जैसे गुजरता गया वो लोग बदलते चले गए। सारा दिन मतलब काम काज में लगी रहती थी मैं। रात को फिर आकर वो मार पीट करने लगते थे, जहेज मांगते थे। कभी कहते थे कि टीवी नहीं दिया तेरे माँ बाप ने, टीवी लेकर आ। अब हमें फ्रिज की ज़रूरत है तो फ्रिज ला कर दे। जैसे ये लड़का होने वाला था तो तब इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, बहुत ज़्यादा मारा पीटा। कहने गए तू यहाँ पर रहने लायक नहीं है, तू निकल जा हमारे घर से, तेरे माँ बाप तो भिखारी हैं, कुछ दे नहीं सकते। ऐसा क्यों इनका जो पूरा रवैया था तब्दील हो गया? वो लड़का तो मतलब पहले से चाहता नहीं था कि वो माँ बाप की मर्ज़ी से करना नहीं चाहता था। माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ कर दी, क्योंकि उसके रिलेशन जो थे वो पहले किसी और लड़की के साथ थे। उसकी जेब से फ़ोटो निकलते थे, पर्चे निकलते थे। फिर मुझे वहीं पर ससुराल में सहते सहते मतलब टीवी की बीमारी भी हो गई थी। इलाज कराने के लिए भी मना कर दिया था, कह दिया था कि हम इलाज नहीं कराएंगे। वो लोग सोच रहे थे मतलब ये बीमारी के अंदर ही अंदर मर जाएगी तो हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। एक दिन हमारी सास ने हमें बहुत ज़्यादा मारा पीटा। उस वक्त ससुर थे और छोटी वाली नंद थी और शौहर थे हमारे। चारों ने मिल के मारा? जी, खूब लुटा लुटा के मारा। जब मेरा ये छोटा बच्चा होने वाला था, बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से अपनी जान बचा कर भागी थी, नंगे पैर, बग़ैर बुरखा, इस तरह से भागी जैसे पता नहीं कोई जेल में से छुटकर भागता है ना, जैसे अंधाधुंध भागा नहीं जा रहा था। फिर मैंने रिक्शा किया, वहाँ से रिक्शे में बैठकर फिर मैं घर तक पहुँची। जिस दिन मैं वहाँ से आई हूँ ना, तलाक जिस दिन दी है उन्होंने, उस दिन भी मैं 2 दिन के फाके से थी। और बच्चों को मैंने अपने सूखे पीस खिलाए थे भिगो के पानी में। बेटा, आपका क्या नाम है? अल्तमश अली सिद्दीकी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd में। 3rd में पढ़ते हैं। आपकी अम्मी परेशान रहती है ना? जी। अम्मी को तंग तो नहीं करते हैं? नहीं। अब्बा की याद आती है? नहीं। अब्बा अच्छे नहीं लगते? नहीं। अब्बा अम्मी को सताते थे? मारते थे मम्मी को।
तुम क्या गए कि चांद सितारे चले गए, तारीकियां बची हैं उजाले चले गए। दोस्तों, जुदाई चाहे अपनों की हो या गैरों की, जुदाई चाहे हम सफ़र की हो या मंजिल की, जुदाई चाहे नींदों की हो या ख्वाबों की, जुदाई चाहे सांसों की हो या जिस्मों की, जुदाई में तड़प है, कसक है, बेचैनी है, बेकरारी है, दर्द है, आहें हैं, आंसू हैं और तन्हाई की आग है। ये आग लोग क्यों गले लगा लेते हैं? दोस्तों, हमारे बीच मधु कीश्वर साहिबा भी मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और कुछ बातचीत करें। कीश्वर जी, ये बताइए कि समाज में तलाक को एक बुरी नज़र से क्यों देखा जाता है? कुछ बुरी नज़र से देखते हैं, पर इस देश में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ इतनी बड़ी कोई बात नहीं मानी जाती है और आसानी से दोनों बैठ के अलगाव भी कर लेते हैं। ये कुछ लोग जो बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, तो थोड़ी विक्टोरियन मेंटालिटी आ गई है और उस तबके में भी मुझे लगता है रवैया काफ़ी बदल रहा है। ये बताइए कि तकरीबन 90% जो शादियां हिंदुस्तान में होती हैं तकरीबन, वो अरेंज मैरिजेस होती हैं। तो क्या ये भी कारण है कि आप असफल रहते हैं, बहुत सी शादियां असफल हो रही हैं? एक तो हमारे समाज में जो हावी है बुखार कि शादी होनी है, होनी चाहे गधे से करो, ये बहुत बीमारी ग्रस्त किए है। उस मानसिकता में कि लड़की को कैसे भी निकालना है घर से, इस मानसिकता में जो डेस्परेशन आती है उसमें खराबी ज़्यादा होती है। दूसरा, अब ये जो सिस्टम हुआ है एडवर्टीज़मेंट्स के द्वारा, अखबार से इश्तिहार लिया और उसके माध्यम से ना कुछ जाना ना पहचाना, उसके बाद भी अगर आप तहकीकात ठीक से नहीं करते तो इसका मतलब आप बहुत अपनी बेटी के प्रति गैर जिम्मेदार हैं। अरेंज मैरिज का तब मायना था जब बिरादरी के दायरे में होती थी, जान पहचान के दायरे में, उस परिवार को देखा जाना है, उसके 10 लोग हैं जो गारंटी लेने को तैयार हैं और 2 परिवारों का मिलन, उसको सही मायने में अरेंज्ड कहते हैं। ये तो लॉटरी मैरिज है, तो लॉटरी में तो बहुत कम लोग ही जीतते हैं। सट्टा है तो कुछ लोग जीतेंगे, लॉटरी लग गई, बाकी तो हार ही हार निहित है उसमें। आपको क्या लगता है कि मोहब्बत से पनपी हुई शादी बेहतर है या एक अरेंज मैरिज बेहतर है? आंकड़े क्या बताते हैं? आपके पास तो बहुत लोग आते हैं। देखिए, मैं बेहतर उसी शादी को मानूंगी जिसमें लोग दोनों इज्जत और प्यार से रहते हैं, चाहे किसी रूट से भी हो। और मैं ये मोहब्बत वर्सेस अरेंज मैरिज का पोलैरिटी स्वीकार भी नहीं करती। मैं मानती हूँ एक सेल्फ अरेंज्ड होती है, एक फैमिली अरेंज्ड होती है, और आजकल मिक्स्ड भी होने लग गई हैं, आधी तुम्हारी मर्जी आधी हमारी मर्जी वगैरह की, सेमी अरेंज जिसको कहते हैं। सेल्फ अरेंज्ड को हमेशा लव मैरिज मानना, लव तो तभी लव मैरिज कहलाने योग्य तभी शादी होगी जब वाकई ही लोग एक दूसरे से प्यार से निभाएं उस शादी को, उसको लव मैरिज कहेंगे। देखा, धड़कन हुई, यू जंप इनटू बेड, या फटाफट तय कर लिया शादी बिना सोचे समझे और फिर जूता चलने लग गए, गाली गलौज, तो उसको लव मैरिज नहीं कहा जा सकता ना। ये तो नॉमेनक्लेचर में भी प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम क्या खफा हुए कि जमाना खफा हुआ, हमसे बहुत था प्यार, अभी कल की बात है। दोस्तों, हर मजहब ने, हर धर्म ने, हर ग्रंथ ने, हर समाज ने, हर दौर ने और हर जमाने ने, यहाँ तक कि हर शख्स ने तलाक को बहुत बुरी नज़र से देखा है, समझा है, जाना है। इसलिए दोस्तों, होना तो ये चाहिए कि ज़िंदगी भर का साथ निभाने की कस्मों, वादों, अहद और रस्मों का पास रखना चाहिए, इन पर कायम रहना चाहिए, इनकी आबरू बरकरार रखनी चाहिए, इनकी इज्जत पर दाग नहीं लगना चाहिए। लिहाजा दोस्तों, याद रहे कि ज़िंदगी के मुश्किल रास्तों पर एक बार किसी का हाथ थाम लिया, कदम साथ साथ चल पड़े, मोहब्बतों का हम सफ़र बना लिया, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि मंजिलों से पहले बिछड़ना ना हो, अलहदगी ना हो, जुदाई ना हो, बेगानगी ना हो, दूरी ना हो, रुसवाई ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपनी इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।